नमस्कार। आज हम 5 अगस्त 2025 के बीबीसी हिंदी समाचार पॉडकास्ट दिन भर की कुछ अहम खबरों को थोड़ा गहराई से देखेंगे। जी। हाँ, हमारा फोकस रहेगा अमेरिका भारत के बीच जो ये व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है, साथ ही उत्तराखंड में जो एक भयानक बाढ़ आई है उस पर भी बात करेंगे, और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन की खबर पर भी। बिल्कुल। कोशिश यही है कि समझें कि इन घटनाओं के पीछे क्या चल रहा है, इनका असर क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज की ये जो खबरें हैं ये दिखाती हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मामले, प्राकृतिक आपदाएं और देश की राजनीति ये सब कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं। सही कहा, ये सब अलग थलग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे पर असर डालती हैं। तो सबसे पहले अमेरिका भारत व्यापार वाला मुद्दा उठाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से भारत पर निशाना साधा है। हाँ, सोशल मीडिया पर इस बार। हाँ, कह रहे हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, हाँ। फिर उसे महंगे में बेच रहा है। हाँ। मतलब यूक्रेन युद्ध से फायदा उठा रहे हैं। ये आरोप गंभीर है। और ये उनकी जो पिछली 25% टैरिफ की धमकी थी जी। उसके बाद आया है। जी, वो धमकी भी तो रूस से तेल खरीदने को लेकर ही थी। हाँ, और मजे की बात यह है कि वो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बताते हैं और दूसरी तरफ ये टैरिफ की शिकायत भी करते हैं। ये ट्रंप का स्टाइल है शायद। लेकिन भारत का जवाब क्या रहा इस पर? हाँ, भारत ने भी जवाब दिया है। क्या कहा विदेश मंत्रालय ने? विदेश मंत्रालय ने तो इन आरोपों को सीधे सीधे बेबुनियाद बताया है। हाँ। अनुचित और तर्कहीन। अच्छा। उनका तर्क है कि भाई भारत ने रूसी तेल तब खरीदना शुरू किया जब यूरोप ने सप्लाई एक तरह से उधर मोड़ दी थी। अच्छा। और ये भी कहा कि ऐसा अमेरिका के कहने पर ही हुआ ताकि दुनिया में तेल बाजार स्थिर रहे। ओहो, ये तो बड़ा पॉइंट है। अमेरिका के कहने पर? हाँ, ये भारत का पक्ष है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कई पश्चिमी देश, अमेरिका भी उसमें शामिल है, वो खुद भी तो रूस से व्यापार कर ही रहे हैं। बात तो सही है। अर्थशास्त्री मिताली निकोरे में भी इस पर कुछ कहा है शायद। हाँ, उन्होंने इसे बहुत गंभीर अंतर्राष्ट्रीय आरोप बताया है, खासकर इसलिए कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति पद के एक प्रमुख उम्मीदवार की तरफ से आया है, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। सही बात है। इसका असर क्या हो सकता है? बाजार कैसे रिएक्ट कर रहा है? कोई घबराहट है? बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, जैसे अर्चना शुक्ला बता रही थी, शेयर बाजार पर दबाव तो बना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी घबराहट या पैनिक हो। अच्छा, स्थिति नियंत्रण में है अभी, कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो, इन सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है अगर ये टैरिफ वाकई लग गए। और अगर ये लंबे चले तो? हाँ, अगर ये टैरिफ लंबे समय तक रहे तो जीडीपी पर करीब 30-40 बेसिस पॉइंट का असर आ सकता है, यानी लगभग 0.3 से 0.4%। हाँ बिल्कुल। पर अभी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। ट्रेड टॉक्स। हाँ, शायद कोई समझौता हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। ये रिश्ता है बड़ा पेचीदा वैसे। वही तो। विवेक मिश्रा जो ओआरएफ से हैं, वो इसी जटिलता की बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे वो? कि देखिए, 25 साल से ज्यादा का निवेश है दोनों तरफ। हाँ। रक्षा समझौते हैं जैसे जिस्मुआ, लिमुआ। जी, जिस्मुआ यानी इंटेलिजेंस शेयरिंग और लिमुआ यानी लॉजिस्टिक्स वाला। बिल्कुल। और फिर वो $500 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का बड़ा लक्ष्य भी तो है। हाँ, वो लक्ष्य तो है, पर वो निवेश पर निर्भर है। सही। और अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 जैसे बड़े रक्षा सौदे करे। जबकि भारत के लिए, जैसा आपने कहा, कृषि है, फार्मा है, ये सब बहुत संवेदनशील क्षेत्र हैं। हाँ, तो ऐसे में इस रिश्ते को एकदम से तोड़ देना, डीकपल करना, वो आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। और शायद भारत इस दबाव में आकर रूस से रिश्ते खत्म नहीं करेगा, वो अपने हित देखेगा। हाँ, लगता तो यही है। अच्छा, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की बात। अब जरा देश के भीतर देखें। उत्तराखंड में जो हुआ बहुत दुखद है। हाँ, उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा और भयानक बाढ़ आ गई। दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। एक चश्मदीद आस्था पवार, उन्होंने बताया कि कैसे अचानक पानी का सैलाब आया। जी, कोई चेतावनी नहीं मिली। हाँ, और सब कुछ बहा ले गया, होटल, घर, सब। और जान माल का भारी नुकसान हुआ। वो तो कह रही थी कि उनके अंदाजे में 100 से ज्यादा मौतें हुई होंगी। हालांकि सरकारी आंकड़ा अभी 4 मौतों का है, लेकिन बचाव कार्य अभी चल ही रहा है। हाँ, आंकड़े बढ़ सकते हैं। ये फिर से दिखाता है कि हिमालयी इलाकों में मौसम कितना अप्रत्याशित और विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल। और इसी सब के बीच एक और अहम खबर आई, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। जी, वो काफी समय से बीमार थे, उनका निधन हो गया। सत्यपाल मलिक जाने जाते थे अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए। हाँ, वो काफी मुखर थे। पुराने इंटरव्यू अगर उनके देखें तो पता चलता है कि वो लोहियावादी विचारधारा से प्रभावित थे और सत्ता में रहते हुए भी
चाहे वो किसी भी राज्य के राज्यपाल रहे हों, वो सवाल उठाने से हिचकिचाते नहीं थे। हाँ, जैसे भ्रष्टाचार पर या पुलवामा हमले को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा था। जी बिल्कुल, भले ही उसके नतीजे कुछ भी हों। उनका जाना मतलब भारतीय राजनीति में एक ऐसी आवाज का चला जाना है जो अपनी बात रखती थी बिना किसी लाग लपेट के। सही कहा, एक मुखर आवाज खामोश हो गई। तो आज हमने 3 बड़ी घटनाओं पर बात की। अमेरिका भारत के बीच बढ़ता व्यापारिक टकराव और उसके आरोप प्रत्यारोप, उत्तराखंड में प्रकृति का विनाशकारी रूप और उसका मानवीय पक्ष, हाँ बहुत दुखद, और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत का अवसान। ये सारी बातें मिलकर हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती हैं शायद। क्या? कि आखिर कोई भी देश वो अपने आर्थिक हितों, बाहरी दुनिया के जटिल दबावों, अपनी घरेलू सच्चाइयों और ऐसे अचानक आ जाने वाले संकटों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर सोचने की जरूरत है। मंगलवार, ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं संदीप राय। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। भारत ने इसे अनुचित और तर्कहीन बताया। करेंगे विश्लेषण। अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बोले कि भारत जो है एक जगह से ऑयल खरीदारी करके ओपन मार्केट में हायर प्राइसेस पर बेच रहा है, ये एक बहुत सीरियस इंटरनेशनल एलिगेशन है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटा, धराली गांव में भारी नुकसान। 2 से 2:30 बजे तक का बीच में ये कुछ आया था। सब हम छत में चढ़े तो हमारे छत से सबको सारा व्यू दिखता है और पूरा मतलब ऐसे समझ लो कि कुछ भी नहीं बचा। पता नहीं कितने लोग मर चुके होंगे। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों के गवर्नर और प्रधानमंत्री मोदी के मुखर आलोचक रहे सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद निधन। मेरे पे कॉन्फिडेंस मेरे कन्विक्शन से आता है कि मैं सही तरफ हूँ, मैं सही सवाल पे खड़ा हूँ। इस पे अगर जेल जाना है तो चले जाएंगे। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। आगे बढ़ें उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं संदीप राय से। इस्राएली सेना ने कहा है कि सहायता सामग्री ले जाने वाले संयुक्त राष्ट्र ट्रकों के लिए मानवीय सहायता गलियारा खोला जाएगा। ये घोषणा ऐसे समय आई है जब गजा में व्यापक भूखमरी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि उत्तरी गजा में पैरासूट से राहत सामग्री गिराए जाने का काम फिर से शुरू हो गया है। उधर इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा में सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाने की बात कही है। कुछ खबरों के अनुसार उन्होंने गजा पट्टी पर कब्जे का मन बना लिया है। इस बीच गजा में युद्ध को तत्काल खत्म करने को लेकर पिछले सप्ताहांत इसराइल में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस्राएली सेना के सैकड़ों पूर्व अधिकारियों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखकर नेतन्याहू पर जंग खत्म करने का दबाव डालने की अपील की है। इस्राएली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत के पूर्व डायरेक्टर आयलोन ने बीबीसी से कहा, It is clear for them that there is a contradiction between our ability to bring back the hostages. ये स्पष्ट हो गया है कि बंधकों को वापस लाने में हमारी अक्षमता और जंग को और बढ़ाने में विरोधाभास है। ये समझने की जरूरत है कि सरकार अधिकांश इसराइलियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। करीब 70% इसराइली बंधकों की रिहाई और जंग को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में जनुभार की पहली वर्षगांठ पर राजधानी ढाका में आज हजारों लोग इकट्ठा हुए। जनुभार के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनकी याद में 1 मिनट का मौन रखा गया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के 1 साल पूरे होने पर लोगों ने जश्न मनाया। इस बीच सरकार की लोकतांत्रिक सुधारों के लिए एक रोड मैप पेश करने की योजना है। आज रात डॉक्टर यूनुस राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की दूसरी बरसी पर उनकी पार्टी पीटीआई के 9 सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इन सांसदों को हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में और आतंकवाद विरोधी अदालत ने दोषी ठहराया था। आज भी इमरान खान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई जगह प्रदर्शन आयोजित थे, जिनमें से कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों ने सूडान में गहराते भूखमरी संकट को लेकर चेतावनी जारी की है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का कहना है कि अल फाशिर शहर में लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं, जहां आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स मिलिशिया ने घेराबंदी कर रखी है। जबकि यूनिसेफ ने कहा है कि पूरे देश में बच्चों में कुपोषण तेजी से फैल रहा है, जिससे एक पूरी पीढ़ी पर स्थायी असर पड़ सकता है। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया है। बोल्सोनारो ने तख्ता पलट
बोल्सोनारो पर तख्तापलट के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। बोल्सोनारो की लीगल टीम ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। अमेरिका ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की निंदा की है। इससे पहले उसने ब्राजील पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया था। यूक्रेन पर रूसी हवाई हमले और आर्टिलरी हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना एक बार फिर नागरिकों का शिकार कर रही है। उधर यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदने वाले डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और स्वीडन नेटो के शुरुआती देश बन गए हैं। भारत और ट्रंप का टैरिफ लगातार चर्चा में है और ट्रंप के निशाने पर भारत है। ट्रंप दूसरी बार जब से राष्ट्रपति बने हैं तो वो कभी व्यापार घाटे को लेकर, तो कभी भारत में अमेरिकी व्यापार की कठिनाइयों को लेकर, तो कभी रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को लेकर भारत पर निशाना साधते रहे हैं और वो लगातार भारत को टैक्स किंग कहते रहे हैं। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो हमारे साथ बहुत व्यापार नहीं करते। वो हमें बहुत कुछ बेचते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि यहाँ टैरिफ बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा, और उन्हें इसे काफ़ी हद तक कम करने की ज़रूरत है। हम लगातार भारत से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं और इस पॉडकास्ट में कुछ दिन पहले हमने आपको विस्तार से बताया था, मैं बात कर रहा हूँ 30 जुलाई को, जब ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि चूंकि भारत रूस से लगातार भारी मात्रा में तेल खरीदता है, इसलिए वो भारत पर पेनल्टी लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर भारत से सैन्य उपकरण और तेल खरीदना जारी रखता है तो मौजूदा टैरिफ के अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ट्रंप का आरोप है कि भारत के तेल खरीदने से रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है, और इसके बाद ट्रंप ने उम्मीद जताई कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. ट्रंप कह रहे हैं कि रूस से अब और तेल खरीदने नहीं जा रहा है भारत, ऐसा मैंने सुना है। मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद संदीप, ट्रंप एक बार फिर से अपने पुराने बयान पर लौटे और कल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा। क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि भारत न सिर्फ रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए इस तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। भारत को परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीन से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रंप की ताज़ा टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी से पहले व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें भारत और रूस के बीच व्यापार को लेकर टिप्पणी की थी। और इसमें मिलर ने कहा था कि लोग ये जानकर चौंक जाएंगे कि रूस से तेल खरीदने में भारत लगभग चीन के बराबर है, और ये चौंकाने वाली बात है। भारत खुद को हमारा करीबी दोस्त बताता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदता। भारत इमिग्रेशन में गड़बड़ी करता है और अमेरिकी कामगारों के लिए ये बेहद खतरनाक है, और रूसी तेल भी खरीदता है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन हमें सच्चाई समझनी होगी। और ट्रंप की ताज़ा धमकी के बाद भारत की ओर से पहली बार प्रतिक्रिया आई है, और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित और तर्कहीन बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वास्तव में भारत ने रूस से तेल इसलिए आयात करना शुरू किया क्योंकि संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दुनिया के तेल बाजार की कीमतों में स्थिरता बनी रहे। भारत ने अपने जवाब में कहा कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। कड़े प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने पिछले साल रूस से $3.5 अरब का व्यापार किया, और विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत अपने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए आयात करता है, और ये वैश्विक बाजार के हालात की मजबूरी है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत की तरह उनका ये व्यापार उनके देश के लिए कोई मजबूरी नहीं है। अब अमेरिका और यूरोपीय संघ रूसी तेल खरीदने के लिए भारत को निशाना बना रहे हैं। तो संदीप, भारत की ओर से इस प्रतिक्रिया को कैसे देखा जाए? वरिष्ठ अर्थशास्त्री मिताली निकोरे को सुनिए।
अगर हम भारतीय साइड की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट ने काफी महीनों से एक बहुत ही मेजर्ड तरीके का स्टैंड लिया है। उन्होंने ओपनली कुछ ज्यादा नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हाँ, हम लोग बैक चैनल नेगोशिएशन में लगे हुए हैं, हम लोग डिस्कशंस में लगे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, हम चीजें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चीजें उलझी ही क्यों? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हुई थी फरवरी में, तब एक बहुत क्लियर पाथ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने एस्टैब्लिश किया था। एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडो यूएस ट्रेड रिलेशंस हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं और $500 बिलियन का ट्रेड 2030 तक होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। और तब ये बात भी हुई थी कि हाँ, भारत भी अब इस डेफिसिट को मतलब ब्रिज करेगा और भारत भी अमेरिका से और चीजें खरीदेगा। और जो कि भारत ने कभी बोला नहीं है कि हम नहीं खरीदेंगे। हमेशा हमने यही कहा है कि चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट हो या फिर चाहे तेल भी हो, भारत ओपन है और भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका से और खरीदारी करने में। मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि आप बैक एंड फोर्थ एक तरीके से उस साइड से हो रहा है। भारत हमेशा एक बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से एक सिंगल मैसेजिंग करके हम आगे चले हैं। तो अब पानी सर के ऊपर तक चढ़ गया है, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट, किसी भी देश का प्रेसिडेंट, स्पेशली अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बोले कि भारत जो है एक जगह से ऑयल खरीदारी करके ओपन मार्केट में हायर प्राइसेस पर बेच रहा है, ये एक बहुत सीरियस इंटरनेशनल एलिगेशन है। तो अर्थशास्त्री मिताली निकोरे बता रही थीं कि भारत की ओर से इस प्रतिक्रिया को कैसे देखा जाए। आगे चलते हैं। ट्रंप के टैरिफ का भारत पर क्या असर हो सकता है? बीबीसी की बिजनेस संवाददाता अर्चना शुक्ला इसको बता रही हैं। ट्रंप के 25% टैरिफ ऐलान का असर स्टॉक मार्केट पर डेफिनेटली हुआ है, दबाव बना है, देयर इज प्रेशर, पर अभी भी पैनिक नहीं है, इन्वेस्टर्स घबरा नहीं रहे हैं। इसकी कुछ वजहें हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ हफ्तों से इसकी डिस्कशन चल रही है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मार्केट में ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड है। जो बड़े सेक्टर्स हैं जिन पर ये 25% का इम्पैक्ट आएगा, जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स, ऑटो कॉम्पोनेंट्स, मेटल्स, इन पर डेफिनेटली प्रेशर देखा गया है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में काफी लॉस भी गए हैं, पर फिर भी अभी वो पैनिक नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मार्केट शायद अभी इस 25% टैरिफ को एक चेतावनी की तरह देख रहा है, ना कि एक फाइनल फैसला। हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका अभी भी एक ब्रॉडर ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत अभी बरकरार है। अगस्त के अंत में अमेरिका से एक ट्रेड टीम आने वाली है जो इस बातचीत को आगे बढ़ाएगी। तो एक होप है कि शायद आगे चलकर एक बेहतर ट्रेड डील इंडिया और अमेरिका के बीच में हो सकता है, और ये टैरिफ जो है 25%, ये शायद कुछ समय के लिए ही है। दूसरी बात है कि जो घरेलू बड़े निवेशक हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस, उनका स्टॉक मार्केट में बाइंग अभी भी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत स्थिरता देखी गई है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये 25% टैरिफ अगर ज्यादा समय तक चला तो भारत की अर्थव्यवस्था पर डेफिनेटली इंपैक्ट होगा। करीब 30 से 40 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट जीडीपी ग्रोथ पर हो सकता है। पर अगेन, आगे किस तरह से बात बढ़ती है, इससे जानना जरूरी है। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है। सेंट्रल बैंक इसको कैसे देख रहा है और टैरिफ का किस तरह से इंपैक्ट पड़ने वाला है ग्रोथ पर, यह जानना बहुत जरूरी है। और अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट करते हैं या होल्ड करते हैं, इससे भी पता चलेगा कि किस तरह से आगे इंपैक्ट आ सकता है अर्थव्यवस्था पर और स्टॉक मार्केट पर भी। तो बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला बता रही थी कि ट्रंप के टैरिफ का भारत पर क्या असर हो सकता है। एक बार संदीप फिर से लौटते हैं ट्रंप के बयान पर, और ये सारे बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब भारत और अमेरिका के बीच, जैसा कि हम जानते हैं, कि ट्रेड डील पर बात चल रही है और इसकी घोषणा इसी महीने की शुरुआत में होने वाली थी, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं है। तो प्रश्न है कि भारत के साथ डील क्यों नहीं हो पा रही। बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने ORF के स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा के सामने यही सवाल रखा। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत कहाँ अटकी हुई है, डील क्यों नहीं हो पाई है और क्या वजह है इसकी? भारत, एक तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम 25% टैरिफ की बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और दूसरी बात जो कि अनएक्सेप्टेबल है अक्रॉस द बोर्ड। सेकंड, आप सेंसिटिव सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, फार्मा एक्सेस की बात कर रहे हैं, और भारत जो अपने आप को एक ग्लोबल फार्मेसी कहता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपकी फार्मा इंडस्ट्री पे टैरिफ लग जाए इतनी बड़ी फीसदी में। और दूसरा, जो ऑटो पार्ट्स हैं
उस पे आप 25%, सिर्फ 2024 में 11.9 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने किया है अमेरिका को ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में। बस जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, इन सब पे फिर भी टैरिफ मुझे लगता है भारत सोच भी सकता है बेयर करने की, बट कई सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, अब कैबिनेट सेक्रेटरी और एमएसपी इन सब की जो इंट्रिकेसीज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आएगी कि यहाँ एमएसपी कैसे सेट होता है, और भारत में जो फार्मा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एक्सेस करके छोटे और एमएसएमईज और स्मॉल फार्मर्स को कितना नुकसान होगा। तो वहां से एक डिक्टेट जरूर आएगा, लेकिन इवेंचुअली भारत अपने हित को, जैसा कहा गया है कि हित में रखकर डिसीजंस लेंगे। विवेक, लेकिन भारत के साथ मुश्किलें बड़ी सारी हैं, क्योंकि एक तरफ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है रशिया जिसने उसका साथ दिया है, दूसरी तरफ एक पावर हाउस है अमेरिका जो डॉलर में डील करता है। लेकिन क्या अमेरिका भी भारत को नेग्लेक्ट करके चल सकता है, क्योंकि बड़ा कंज्यूमर है भारत, उसके साथ डिफेंस का परचेज भी अमेरिका से बहुत ज़्यादा करता है, तो क्या अमेरिका के बिना भारत का काम चल सकता है और भारत के बिना अमेरिका का? मुझे नहीं लगता है कि एक डीकपलिंग यहाँ पे हो सकती, बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखें जैसा मैंने कहा कि 25 साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रक्चरल हो चुकी है, 4 आपके स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हैं, जिस्मोआ, लिमोआ, जिसमें आपके डिफेंस जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल टाइड अप हैं एक दूसरे से, प्लस आपने क्रिटिकल एग्रीमेंट साइन कर दी हैं एक दूसरे से, जैसे सोसा हो गया जो लास्ट ईयर साइन किया था, और आरडीपी आप साइन करने वाले। तो ऐसे क्रिटिकल एग्रीमेंट्स जो अमेरिका सिर्फ बहुत ही चुनिंदे देशों के साथ साइन किया है अमेरिका ने, वैसे एग्रीमेंट्स आप साइन कर चुके हैं, तो रिलेशनशिप काफी स्ट्रक्चरल है, इसको डीकपल करना मुश्किल होगा, वही ये मेरा पहला बिंदु। दूसरा ये है कि आप बायलैटरल, जैसा जॉइंट स्टेटमेंट की जिक्र हुई थी, जॉइंट स्टेटमेंट में ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि सिर्फ एक तरफा इन्वेस्टमेंट होगा जो कि भारत से अमेरिका, ऐसा नहीं, बायलैटरली होगा, ये मेंशन कैटेगोरिकली किया है। इसका मतलब है कि भारत दोनों, अमेरिका और भारत, इस पे पहले अग्रीमेंट हो चुकी है इनकी कि दोनों बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स 2 वे होंगे, और तभी जाके आप 500 बिलियन 2030 तक हिट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। तीसरा, कई प्रेशर्स हैं, अमेरिका ये चाह रहा है कि बिग टिकट आइटम्स इंडिया खरीदे, जैसे फाइटर F-35 उन्होंने मेंशन किया है जॉइंट स्टेटमेंट में, लेकिन ऐसी चीजें आर्म्ड फोर्सेस डिसाइड करेंगी भारत में कि उनको क्या चाहिए गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में, ना कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि तो विवेक, ऐसे में एक और सवाल है जो हम बहुत से लोगों के, आम लोगों के मन में भी है, अगर ट्रंप का ये प्रेशर टैक्टिक अगर मान गया इंडिया तो क्या होगा, नहीं माना तो क्या होगा? अगर इंडिया मान गया, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, हमें आपने न्यूज में आया है कि गवर्नमेंट ने बोला है काफी सेक्टर्स को, आप देखिए हम कहां कटौती कर सकते हैं, कहां टैरिफ हटा सकते हैं और कितना हम कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि ये डील हो जाएगी। टैरिफ्स होंगे तो ऑब्वियसली जैसा आधे से 1% की जो बात की गई है कि जीडीपी में कटौती होगी इन द शॉर्ट टर्म, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप चौथी इकोनॉमी है सबसे बड़ी, तो रिकवरी हो जाएगी। अगर डील नहीं होता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपना एक पोस्चरिंग जो है वो करेंगे, और उसमें फिर भारत को ढूंढने पड़ेंगे डिवर्सिफिकेशन, जो एक नेचुरल स्ट्रैटेजी है, आप सप्लाई चेन में ले लें, एनर्जी में ले लें, रूस से रिश्ते जो हैं रातों रात खत्म नहीं किए जा सकते हैं, और ऐसे दबाव में तो बिल्कुल भी भारत नहीं करेगा, भारत भी एक स्टैंड लेगा। तो वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से कैसे जाते हैं, क्योंकि बोथ आर लार्ज इकोनॉमीज, इसीलिए टकराव का जो पाथ चुना है डोनाल्ड ट्रंप में, मेरे ख्याल ये अच्छा नहीं। तो विश्लेषण कर रहे थे भारत के साथ क्यों डील नहीं हो पा रही, और रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर जो बयान है उस पर बात कर रहे थे ORF के स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। BBC हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchindi.com पर। आप हमें WhatsApp, Insta और YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से धराली के हरसिल में खीरगंगा गदेरे का जलस्तर बढ़ गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हरसिल में भारतीय सेना के कैंप से 4 किलोमीटर दूर आज दोपहर करीब 1:45 बजे बादल फटने से बाढ़ आ गई। जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उसमें नजर आ रहा है कि लगभग सूखे पड़े बरसाती नाले में अचानक उफान मारता पानी कितनी तेजी से आया और इसने
किनारे बने मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। স্থানীয় প্রশাসন হোটেলগুলো ভেঙে দিয়েছে। আমাদের বাড়িটা রাস্তা থেকে একটু দূরে ছিল। প্রথম স্রোতটা এতটাই জোরালো ছিল, আমি মনে করি না কেউ সেটা বাঁচাতে পারতেন। এরপর আরো কয়েকটা ঢেউ এসে হোটেলগুলো ভেঙে দিয়েছে। আমাদের বাড়িটা রাস্তা থেকে একটু দূরে ছিল। प्रथम फटने का मंजर बहुत भयानक था। कई मकान और होटल बह गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इलाके का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। आस्था पवार ने बीबीसी संवाददाता विकास त्रिवेदी से इस बातचीत की और इस पूरी घटना की आंखों देखी साझा की। मैं आस्था पवार हूँ, मैं धराली गांव से ही हूँ और अभी हम बेसिकली धराली में ही हैं। मेरा घर थोड़ा रोड से बहुत काफी दूर है, तो यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है कि नीचे कितना डैमेज हुआ है। तो अभी तो यहाँ से मतलब सारे होटल, मतलब मेरे आंखों के सामने ही पूरे सारे होटल गए और ऐसे नहीं है कि एक ही बार में आया है। पहला जो आया था वो बहुत भयंकर ही आया था और उसके बाद भी 10 से 15-20 मिनट के ब्रेक में आ ही रहे, छोटे छोटे आ रहे पर आ ही रहे और वो भी होटल लेके जा रहे हैं, मतलब एक एक दो होटल वो भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। और अभी अंदाजा आ रहा है कि 100 से ऊपर तक तो लोगों की डेथ हो चुकी होगी अभी तक। ऐसा कुछ अभी फिक्स नहीं है, बट 100 से अबव तो हो गई होगी क्योंकि कई लोग होटल में थे। यात्री ज्यादा नहीं थे, ज्यादा लोकल ही लोग थे। गाँव में पूजा थी तो लोग सब पूजा करने जा रहे थे, तो कोई आइडिया नहीं था कि मतलब हमको वार्निंग भी नहीं दी गई थी कि छुट्टियां भी अपनी थी स्कूल में, जैसे बाहर शायद गवर्नमेंट ने छुट्टी दी थी, पर बोला जा रहा है कि उत्तरकाशी में छुट्टियां भी नहीं थी आज बच्चों की। तो मतलब किसी को आइडिया भी नहीं था कि इतना भयंकर होने वाला है। 2 से 2:30 बजे तक का बीच में ये कुछ आया था। सब हम छत में चढ़े तो हमारे छत से सबको सारा व्यू दिखता है और पूरा मतलब ऐसे समझ लो कि कुछ भी नहीं बचा। पता नहीं कितने लोग मर चुके होंगे। लोग पत्थरों के ऊपर खड़े हैं अपनी जान बचाने के लिए। मतलब ऐसा आ रहा है कि 10-15 मिनट में आ रहा है और एक एक घर अपने साथ लेके जा रहा है। लोग जान बचा के मुखवा जा रहे हैं। पुल, एक रोड है धराली से मुखवा के लिए पुल है, बस वहां से जा रहे हैं। जब तक वो पुल है तब तक लोग अपनी जान बचा सकते हैं। वो भी चला गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। और अभी एम्बुलेंस आई है, 2-3 मिनट पहले एम्बुलेंस आई है। 2-3 एम्बुलेंस तो अभी आ गई है, दिख रही है यहाँ से। बड़े बड़े होटल थे, 3-3, 4-4 मंजिलों के होटल थे, उनका छत भी नहीं दिख रहा है। इतना भयंकर नुकसान हो गया है। मार्केट तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। धराली का बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत बड़े बड़े होटल थे, एक बहुत बड़ा कलकेदार मंदिर था, कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब खत्म हो चुका है। लोग मर गए। मतलब हमें उतना होटलों का नहीं है, ना ही हमको ज्यादा बगीचों का, हमें इंसानों का है, क्योंकि किसी की फैमिली से पता ही नहीं चल रहा, वो मिल ही नहीं रहे। कोई बड़े भैया नहीं मिल रहे, किसी का बच्चा नहीं मिल रहा, किसी की फैमिली नहीं मिल रही। बाहर से लोगों के फोन आ रहे हैं कि मेरा भाई कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। तो ऐसा डर है यहाँ। ये पहली बार नहीं हुआ है धराली में इतना नुकसान। 2-3 साल, 2 बार, एक बार पहले भी आया था, 2013-14 में भी आया था, पर इतने लोग मरे ये कभी नहीं हुआ। मतलब इतना जितना नुकसान इस साल हुआ है उतना नुकसान जिंदगी में ना हमने कभी देखा और ना कभी हुआ है यहाँ। इस साल तो बहुत भयंकर, क्योंकि आइडिया भी होता ना, अगर गवर्नमेंट थोड़ा हमें बता देती या फिर हमको कोई हिंट भी होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। आस्था, ये तय है कि वार्निंग नहीं दी गई थी प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या पुलिस की ओर से? अगर ऐसी कोई वार्निंग होती तो हम जाते ही नहीं, क्योंकि अगर आई भी होगी तो मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब बाहर पूरी अनाउंसमेंट अलर्ट आ गया था कि स्कूल बंद हो गए थे, ये सब बंद हो गए थे, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था। यहाँ स्कूल चल रहे थे, यहाँ छुट्टी नहीं थी, यहाँ सब कुछ था, सब नॉर्मल थे, किसी को कोई हिंट नहीं था। हालांकि आस्था पवार ने जो कहा 100 लोगों की मौत के बारे में, अभी तक हताहतों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उत्तरकाशी यह उनका अनुमान है, क्योंकि जब एक पीड़ित व्यक्ति होता है तो अपने तरीके से चीज़ों को देखता है, समझता है। हाँ, लेकिन उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने ज़रूर ये कहा कि अब तक 4 लोगों की मौत हुई है और कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहना है, धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि घटनास्थल पर आईटीबीपी की 3 टीमें, एनडीआरएफ की 4 टीमें भेजी गई हैं। एसडीआरएफ पुलिस आईजी अर्जुन मोहन जोशी ने बताया कि राहत और बचाव के लिए सभी टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है।
कल जो हमारी सबसे नजदीक की एसडीआरएफ की टीम थी मौके पे रवाना हो गई है, पहुंच गई है। जो एसयूसी है उसके सुपरविजन में सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। जो आसपास की यूनिट्स हैं जो रेस्क्यू वर्क में हेल्प कर सकती हैं, आर्मी की यूनिट है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, सभी की टीम्स मौके पे पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। हम लोग की बाकी की 2 टीम्स जो है वो भी पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा बटालियन से भी हम लोग एक टीम रवाना कर रहे हैं जिसमें कि स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो कि डिजास्टर में हमको हेल्प कर सकते हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो एक जीओ के सुपरविजन में वो भी हम लोग रवाना कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल में सुपरविजन है जो इसको कोऑर्डिनेट जो एसयूसी में कर रहे हैं वो सभी जो भी एजेंसीज जो इसमें हेल्प कर सकती हैं सभी के टच में है। तो ये बता रहे थे कि अर्जुन मोहन जोशी बता रहे थे कि किस तरह से राहत का कार्य चल रहा है। अब से कुछ मिनट पहले मेरी बात हुई आपदा प्रबंधन किस तरह से चल रहा है और उन्होंने बताया कि जो टीमें हैं वहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, राहत सामग्री का वितरण हो रहा है और मौके पर घटना स्थल पर जहाँ जहाँ इस तरह की तबाही हुई है वहाँ पर सरकार की ओर से राहत का काम चलाया जा रहा है और कुछ लोगों को बचाया भी गया है और लगभग 15 से 20 लोगों को ये प्रशासन ने जानकारी दी है। तो आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। सत्यपाल मलिक के निजी सचिव केएस राणा ने बताया कि उन्होंने दोपहर 1:12 पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अलावा बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल भी थे। सत्यपाल मलिक खुद को लोहियावादी बताते थे और लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सियासी पारी छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज छात्र संघ से शुरू की। अपने सियासी सफर में सत्यपाल मलिक करीब 30 साल तक समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। 2004 में वो बीजेपी में शामिल हुए। अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया और उन्हीं के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई और इसी दौरान 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। 2 साल पहले बीबीसी संवाददाता सरप्रिया सांगवान ने उनसे बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने बीजेपी के साथ अपने सियासी सफर और पुलवामा हमले पर दिए गए बयान, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रही उठापटक और देश के राजनीतिक भविष्य पर खुलकर अपनी बात रखी। सुनिए इस बातचीत के कुछ अंश। सतपाल मलिक जी, आप कई सारे मंचों से हमेशा भाजपा सरकार की नीति और फैसलों के खिलाफ बोलते आए हैं, गवर्नर रहते हुए भी और उसके बाद भी। और आपने ये भी कहा है कि आपने पार्टी के शीर्ष नेताओं तक भी अपनी सारी बातें पहुंचाई हैं, जो भी आपकी शिकायतें हैं। लेकिन ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि पब्लिकली मुझे पार्टी के बारे में बाहर बोलना चाहिए? तो किसानों वाला किसान मूवमेंट, उसमें मैं बाहर बोलने से पहले इनसे मिलने गया। उस मुलाकात में जो इनका रुख देखा उसके बाद मैंने तय किया कि नहीं, अब बोलना पड़ेगा और छोड़ना होगा, छोड़ दूंगा मैं। ऐसा क्या रुख था उनका? ये बिल्कुल एक तरह से किसानों के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थे। इन्होंने कहा चले जाएंगे सतपाल, कुछ नहीं होता है। आप मेघालय के गवर्नर थे और राजस्थान में एक समारोह में आप बोल रहे थे, तो मैंने वो भाषण पूरा सुना था। और अपने भाषण में आपने बिहार के भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात की थी और आपने बताया था कश्मीर के बारे में कि तब आपके पास 2 फाइलें आई थी, जिसमें से एक में संघ के बड़े व्यक्ति इन्वॉल्व थे और एक में अंबानी इन्वॉल्व थे। तो दोनों विभाग के सेक्रेटरीज ने आपको बताया कि इनमें घपला है और आपने वो डील कैंसिल कर दी। एहतियात के तौर पर आपने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगा, आप गए और आपने कहा, एंड आई कोट, मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि सतपाल, करप्शन पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। सपोर्टेड मी ऑन दिस। जी, लेकिन वही अब जो आपने फिलहाल जो एक इंटरव्यू दिया उसमें आपने कहा कि वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करप्शन पे, लेकिन और कई मामलों में मैंने देखा कि करप्शन से उनको कोई ज्यादा चिढ़ नहीं है, क्योंकि गोवा में तो मुझे करप्शन की शिकायत करने पे ही हटाया उन्होंने। करप्ट लोग थे, उनको हटाने के बजाय मेरा ट्रांसफर कर दिया। तो लेकिन ये दोनों बातें थोड़ा अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है और उन्होंने उसमें आपका सपोर्ट भी किया कि या वो डील चाहे कैंसिल कर दो, जबकि उसमें लोग अंबानी भी इन्वॉल्व थे। या जो मैं कैंसिल कर चुका था, कैंसिल करने के बाद गया था, मैं कहा साहब ये मैंने कैंसिल कर दिया, अब आप कुछ चाहते हो तो मुझे हटा के किसी दूसरे को लगा दीजिए, मैं तो करूँगा नहीं। तो उनका नहीं, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पुलवामा को लेकर आपने एक नया नैरेटिव देश को दिया है और अभी हाल ही में उसी बात पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक भाषण में कहा कि इतनी बड़ी बात हो गई, जवान शहीद हो गए और आपने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, उस बात को उतनी प्रमुखता से नहीं उठाया। तो किस बात ने आपको रोक रखा था? क्या वो पद का लालच था? गलत, उनको जानकारी नहीं है। मैंने पूरी प्रमुखता से उठाया। पीएम को मैंने जैसे ही उनसे बात हुई फौरन कहा कि हमारे लोगों को गलती से हुआ है
और मैं चाहता था इस पे जांच हो और मुझे लगा कि इस पे जांच करेंगे, इसलिए इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था। फिर भी मतलब अगर आप 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपको लगा तभी भी आपने इस्तीफा नहीं दिया, आप कश्मीर से फिर आप गोवा चले गए, गोवा से आप मेघालय गवर्नर के तौर पे चले गए। देखिए, मेरा इस्तीफा देने से कोई चीज़ हल होती हो या कोई ज़्यादा हाईलाइट होती तो मैं करता। ये सवाल भी उठ रहा है, बहुत तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, आपने इतने सारे जो आरोप लगाए हैं सरकार पे और बीजेपी पे। लोग कह रहे हैं कि आप अब अपॉर्चुनिस्ट हैं, इसी वजह से अब आप, क्योंकि आपके रिश्ते खराब हो गए हैं और अब आप मौका देख रहे हैं, पहले आपने इस्तीफा नहीं दिया या उस मुखरता से बात नहीं की, इस पे आप क्या कहेंगे? जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री की थी, मैंने उसको रेज कर दिया, इनको बता दिया, इनको करना चाहिए था। इस्तीफा तो इन लोगों को देना चाहिए था जो उसमें जिम्मेवार थे, मुझे क्यों देना चाहिए था? पुलवामा जिस दिन हुआ उस दिन डे 1 मैंने ये उठाया, मुझे कहा गया कि नहीं आप चुप हो जाइए, फिर मुझे पता चला ये दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। वो एक ख़तरनाक काम था उस वक्त इनका विरोध करना, चूँकि उस वक्त आप देशद्रोही करार दे दिए जाते। इसी तरह किसानों वाले में शुरू दिन से जब इन्होंने मुझे दिखा कि किसानों को इग्नोर कर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, तभी मैंने उठा दिया था। ये आवाज़ सत्यपाल मलिक की थी, जो कि अब हमारे बीच नहीं है और आज उनका लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। तो आज के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। स्टूडियो और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अजीत सारथी और तिलक राज भाटिया। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अगली मुलाकात होगी कल यानी कि बुधवार शाम को। तब तक खबरों के लिए BBC हिंदी की वेबसाइट से जुड़िए रहिए। तब तक मोहनलाल शर्मा और संदीप राय को दीजिए इजाजत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर से आइएगा। नमस्कार।